दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को समझेंगे। इसका मतलब अगर आपके कस्टमर को कोई ग्रीवेंस या फिर कंप्लेंट है तो उसको अगर आप टैकल नहीं कर पाए या फिर इंश्योरेंस कंपनी टैकल नहीं कर पाती है तो उन कस्टमर्स के पास कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं वो आज के इस चैप्टर के थ्रू हम समझने वाले हैं। दोस्तों जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को हमारे देश में कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से IRDA या फिर इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश की सभी इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे बैंक्स को RBI से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ को IRDA से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। IRDA ने रिसेंटली जो है एक नया सिस्टम चालू किया है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर IGMS। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम है जिसमें कि सभी कस्टमर्स के जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको रजिस्टर किया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी से कोई दिक्कत है तो सबसे पहले तो वो इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच करता है। वहाँ अगर उनसे काम नहीं हो पाता तो वो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाता है। अगर दोनों ही जगह उनकी बात को अनसुना करा जाता है तो उनके पास मौका होता है कि वो IRDA को कंप्लेंट करें इस IGMS सिस्टम के थ्रू, जिससे कि आगे जाके जो है IRDA इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके इनके प्रॉब्लम का एक समाधान निकाल सके। दोस्तों हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब पास हुआ था तब इंश्योर किया जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके इंटरेस्ट और उसके प्रोटेक्शन को भी ध्यान में ले। अगर वो उसको ध्यान में नहीं लेता तो हमारे ही देश में कई सारे ऐसे फोरम्स बने हुए हैं जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं। दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। पहला होता है सर्विस। सर्विस में सभी टाइप की सर्विसेज आ सकती हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट। केवल इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को जानना ज़रूरी है। दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब वो व्यक्ति जो कि आपसे सर्विस ले रहा है। डिफेक्ट का मतलब जो उसने सर्विस ली है उसमें उसको कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग मिली या फिर हो सकता है उसको उसका जो क्वालिटी है वो पसंद नहीं आया या फिर उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। ये सभी चीज़ें जो है डिफेक्ट कहलाती हैं। कंप्लेंट मतलब आपसे अगर कोई जो है एलिगेशन करता है कि आपके द्वारा दिया हुआ जो गुड्स है या जो सर्विस है उसमें कुछ कमी है या फिर उसे वो अनफेयर ट्रेड लगे तो उसे हम कंप्लेंट कहेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ? कंप्लेंट और कंज्यूमर डिस्प्यूट में आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट किया और आपने अगर उसकी कंप्लेंट को मान लिया तो आपने उसको जो है सेटल करके दे दिया उसका प्रॉब्लम। वहीं पे अगर आपने जो है उसकी कंप्लेंट को जो है माना ही नहीं तो वहाँ डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट क्यों हुआ? क्योंकि कंप्लेनेंट जो है या फिर जो कस्टमर है उसने तो कंप्लेंट कर दी बट आपने जो है डिनाई कर दिया उसकी सभी एलिगेशंस को, तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। वहीं पे इस तरह के जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में, उसको हैंडल करने के लिए हमारे यहाँ बॉडीज़ बनी हुई हैं। इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। आपको बताते हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो ऐसे कंप्लेंट्स लेती है जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 20 लाख या फिर उससे कम हो। हर जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ही इस तरह के डिस्ट्रिक्ट फोरम्स बना रखे हैं। नेक्स्ट होता है स्टेट कमीशन। वो इस तरह की कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं जो कि 20 लाख से लेके 100 लाख रुपीस के बीच के कंप्लेंट्स होते हैं। ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है और ऐसे कोई भी केसेस जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटल नहीं कर पाती वो भी स्टेट कमीशन तक पहुंच जाते हैं। तीसरा होता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन ऐसे के बारे में होते हैं जिनकी वैल्यू 100 लाख के भी ऊपर है और ये जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। अगर कोई ऐसे केसेस हैं जो कि स्टेट कमीशन में भी जो है उसका सेटलमेंट नहीं हो पाता है वो नेशनल कमीशन तक पहुंच जाता है। दोस्तों कंप्लेंट करने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। ये अगर जो भी व्यक्ति जिसको कंप्लेंट है वो पर्सनल लेवल पे भी कर सकता है। उसको कोई भी प्रकार का फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे कोई एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी कंप्लेंट करने के लिए। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि इंश्योरेंस सेगमेंट में कौन कौन से टाइप की कंप्लेंट्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, कि क्लेम का अमाउंट जो है बहुत डिले के बाद मिला।
दूसरा होता है नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, कि यानी किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया और उनका जो क्लेम का अमाउंट है अब तक फैमिली को रिसीव ही नहीं हुआ। नेक्स्ट होता है पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस इम्प्रॉपर, यानी कि जो उन्हें पॉलिसी बेचा गया था तो पॉलिसी के बारे में पूरी गलत जानकारी दी हुई थी और जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखा तो कुछ और ही इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि कंज्यूमर फोरम में जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो वो क्या करते हैं। कंप्लेंट्स को वो पूरी तरह से सुनती है और वो देखती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये प्रूव हो जाए कि इनकी कंप्लेंट पूरी तरह से वैलिड है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर इशू करती है। इस ऑर्डर में वो जो है इंश्योरेंस कंपनी इसको कह सकती है कि इनके द्वारा दिया हुआ जो प्रीमियम अमाउंट है उसे रिटर्न कर दिया जाए। दूसरा हो सकता है इनकी जो सर्विसेज में अगर कोई डेफिशिएंसी की कंप्लेंट वो लेकर आए हैं तो उस डेफिशिएंसी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। अगर कस्टमर जो है कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि उस इंश्योरेंस कंपनी में चल रही हैं उसके बारे में कहकर आया है तो वो जो है इंश्योर कर सकती है इंश्योरेंस कंपनीज़ को कह के कि इस तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करें। अगर कस्टमर कह रहा है कि उसको जो है कंपनसेशन चाहिए तो ये फोरम के थ्रू एक ऑर्डर ऐसा भी पास किया जा सकता है जिससे कि जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को दे। दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को हम लोकपाल के नाम से भी जानते हैं। जब भी इनके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो जो है एक तरफ से डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करती है। वो इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष को भी समझती है और इंश्योरर के पक्ष को भी समझती है और उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर या फिर काउंसलर का रोल करती है। और इस तरह से जो भी डिसीजन ओम्बड्समैन निकालता है उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का वो एक फाइनल डिसीजन होता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करने का सही तरीका क्या होता है। इसके लिए इंश्योर्ड व्यक्ति को जो है एक रिटन लेटर लिखना होता है जिसमें कि उन्हें उनका सिग्नेचर भी डालना होगा। वहीं पे अगर इंश्योर्ड व्यक्ति आज जीवित नहीं है तो उनका लीगल हायर भी वहाँ पे साइन कर सकता है। कंप्लेंट जो है कभी भी डायरेक्टली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को नहीं दिया जाता। कंप्लेंट सबसे पहले जो है इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है। अगर वहाँ से जो है उनकी कंप्लेंट को या तो फिर रिजेक्ट किया जाए या फिर उन्हें उसमें कोई रिप्लाई ना आए तो ही उन्हें जो है इस कंप्लेंट को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को करना होता है। बहुत ही ज़रूरी है कि जब आपका इनिशियल कंप्लेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी के दिया जाए तो वितिन 1 ईयर ही आपको जो है कंप्लेंट अगर वहाँ से आपको सोल्यूशन ना मिले तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कराना होता है। ऐसा नहीं कि आज जो है आपको कंप्लेंट अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दिया और जो है उसके 2-3 साल निकल गए उसके बाद आप जाके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर रहे हैं। जी नहीं, अगर आपका कंप्लेंट वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया या फिर कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो उस कंप्लेंट डेट से 1 साल के अंदर अंदर ही इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को आपको कंप्लेंट करना पड़ता है। और बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप ऑप्शन 3 को चुनते हैं तो उस समय कंज्यूमर फोरम या कोई अन्य कोर्ट पे इसी कंप्लेंट को लेकर कार्रवाई नहीं चल रही हो। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जब एक कंप्लेंट जाती है तो वो क्या करता है। उसके पास टोटल 1 महीने का टाइम रहता है कि वो उसको पूरी तरह से स्टडी करे और अपना रिकमेंडेशन जारी करें। अब ये रिकमेंडेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में हो सकता है जहाँ पे वो जो है इस तरह की कंप्लेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट करे, या फिर इंश्योर्ड व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है जहाँ पे वो कहे इंश्योरेंस कंपनी को कि ये कंपनसेशन प्रोवाइड करें। तो जो भी उनके रिकमेंडेशंस हैं उसकी कॉपी का एक कॉपी जो है इंश्योर्ड व्यक्ति को जाता है जो कि कंप्लेंट कर रहा है, दूसरी कॉपी जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाती है जो कि इंश्योरर के रोल में है। ऐसा कस्टमर अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के द्वारा दिया हुआ सोल्यूशन आपको एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करना होता है। ठीक इसी तरह से जब इस तरह का रिकमेंडेशन इंश्योरेंस कंपनी की ओर जाता है तो उनको एक इंटीमेशन लेटर जो है ओम्बड्समैन को 15 दिन के अंदर अंदर जारी करना होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो जारी हो, तभी इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना अमाउंट रिलीज़ करेगी। आपको एक और बात बता दें कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कोई भी बड़ा अमाउंट रिलीज़ कराने का हक नहीं है। उनकी भी लिमिट्स हैं कि 20 लाख रुपीज़ की, कि जो भी कंपनसेशन वो दिला सकते हैं वो 20 लाख या उससे कम ही हो सकती है। उसके ऊपर का अमाउंट को रिलीज़ कराने का हक ओम्बड्समैन के पास नहीं है।
और आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी के पास केवल 3 महीने का टाइम रहता है ये अमाउंट को सेटल करने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर अभी तक आपने नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।